गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अध्यावरणी तंत्र। यानी हमने उसमें त्वचा के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पूरे शरीर का आवरण बनाती है वो त्वचा, उसका सबसे बाहरी जो स्तर था उसको हमने बोला था एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला डर्मिस यानी अधिचर्म और चर्म। और उसके बाद हमने देखा था कि त्वचा पर कुछ अन्य भाग भी पाए जाते हैं जिसमें रोम और त्वचा ग्रंथियां थी, जिसमें हमने रोम की संरचना के बारे में पढ़ा था कंप्लीट। और उसके बाद हमने देखा था जो त्वचा ग्रंथियां होती है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, उनमें से पिछली क्लास में मैंने आपको एक दो त्वचा ग्रंथियों के बारे में भी बताया था। और अब हम नेक्स्ट जो त्वचा ग्रंथि पढ़ रहे हैं उसमें है स्तन ग्रंथियां। 3 नंबर की जो त्वचा ग्रंथियां वो है स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड, जो स्तनधारियों में पाई जाती है। मादा स्तनधारियों के अंदर ये सक्रिय होती है जबकि नर के अंदर ये निष्क्रिय होती है। इनके द्वारा दूध का निर्माण किया जाता है जो शिशु के परिवर्धन के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके मेमरी ग्लैंड के बारे में। देखिए ये ग्रंथियां चर्म की गहराई में स्थित होती है, यानी जो अपने पार्ट था सबसे ऊपर वाला जो भाग था मैंने आपको बताया था, वो सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा था? अधिचर्म। और अधिचर्म के नीचे वाला भाग कौन सा था? चर्म। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चर्म वाले भाग में क्या क्या पाई जाती है? त्वचा ग्रंथियां पाई जाती है। तो स्तन ग्रंथि भी कहाँ पाई जाएगी? चर्म वाले भाग में पाई जाएगी, लेकिन इसका सिक्रेशन होता है वो अधिचर्म से भी ऊपर होता है। ये ग्रंथियां चर्म की गहराई में स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां मादा में सक्रिय होती है और नर में सक्रिय नहीं होती है तथा दुग्ध का स्रावण करती है। मैंने आपको बताया जैसे कि जो शिशु होता है उसके परिवर्धन के लिए दुग्ध का निर्माण करना है वो आवश्यक होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जिससे शिशु का क्या किया जाता है? पोषण किया जाता है। तो ये जो स्तन ग्रंथि है इसके द्वारा शिशु का पोषण होगा, इसके द्वारा दुग्ध का जिसका निर्माण होगा उससे क्या होगा? शिशु का पोषण किया जाता है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण करती है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि है वो किसके द्वारा नियंत्रित होगी? 2 हार्मोनों के द्वारा। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। जो हमारे शरीर के अंदर जनन अंग होते हैं जैसे वृषण और अंडाशय, तो अंडाशय के अंदर कुछ क्रियाएं होती है वो भी इन हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होती है। उसके अलावा ये स्तन ग्रंथियां, इन पर भी ये दोनों हार्मोन कार्य करेंगे। इनको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन बोला जाता है, यानी जनन अंगों पर कार्य करने वाले, जननी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले हार्मोन होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इनसे दुग्ध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा होता है। देखिए हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है उसके अंदर एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, जिसमें अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क होता है। अलग अलग भागों में बांटा गया है मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क के एक भाग में एक अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। फिर ये जो हाइपोथैलेमस जो अंग है ये ऑक्सीटोसिन का निर्माण करके पीयूष ग्रंथि के अंदर डाल देता है इस हार्मोन को। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इस पीयूष ग्रंथि के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को डाल देगा कौन? हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जिसका निर्माण तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, परंतु इसका स्राव किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, बिल्कुल मटर के दाने के समान की बिल्कुल आकार की होती है। आपके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब ग्रंथियाँ आएगी अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ, तो उनमें मैं आपको पीयूष ग्रंथि का वापस हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो शरीर की अन्य सारी ग्रंथियाँ होती है उन पर यह कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। अब ये मास्टर है, सब पे कंट्रोल करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस है जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है हेडमास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करेगा? दुग्ध ग्रंथियों पर काम करेगा और उनमें से दूध निकालने के लिए उनको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। इसी के कारण जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको कहा जाता है दुग्ध स्रावण हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन को कहेंगे दुग्ध श्रावण हार्मोन। मिल्क सिक्रेशन हार्मोन बोला जाता है इसको, दुग्ध श्रावण हार्मोन। तो ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन के बारे में पॉइंट, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, स्तन ग्रंथियों पर काम करेगा और उनसे दूध निकालने के लिए प्रेरित करेगा। इस हार्मोन का निर्माण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, जबकि इस हार्मोन का स्राव है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्तन ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। तो ध्यान रखना जो सीबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम जैसे पदार्थ का निर्माण करती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक तो थी पसीना ग्रंथियां और एक थी तेल ग्रंथियां, जिसको हमने सीबेसियस ग्रंथियां भी बोला था, क्योंकि वो ग्रंथियां क्या है, एक तेल जैसे पदार्थ का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं सीबम, और इसलिए हमने इनको बोल दिया सीबेसियस ग्रंथियां। ठीक है, तो देखिए जो सीबेसियस ग्रंथि है, तेल ग्रंथि है, इसके रूपांतरण से ही कौन सी ग्रंथि बनती है, स्तन ग्रंथियां। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण होती है, स्तन ग्रंथियां होती है वो सीबेसियस या तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। और स्तन ग्रंथियां उन पर कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, उनकी अगर वृद्धि करवाना है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करेगा, और यदि उनमें से दुग्ध को निष्कासित करवाना है तो कौन सा हार्मोन काम करेगा, ऑक्सीटोसिन। यही कारण है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध श्रावण हार्मोन कहते हैं। एक पॉइंट और कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका आजकल क्या दुरुपयोग होने लगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन बनने लगे, और इन इंजेक्शनों को पशुओं में लगाया गया, तो जिससे पशुओं में ज़्यादा दूध उत्पन्न होने लगे। अब क्या हुआ कि जब तक आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाओगे तब तक तो जो पशु है वो ज़्यादा दूध देगा, लेकिन जैसे ही आपने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना बंद किया तो वो पशु है उसकी दूध उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस हार्मोन के कंट्रोल में उसकी स्तन ग्रंथियां काम करने लगी है, उसके आदी हो गई है। अब जब वो इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया जाए तो स्तन ग्रंथियां दूध का निर्माण नहीं कर पाती है। इससे क्या होता है कि पशु की प्रजनन क्षमता खराब होती है, जो पशु में स्वयं में क्षमता होती है दूध उत्पन्न करने की वो भी क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो यही कारण है कि आज के टाइम में इन जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है इस पर बैन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा कि आप पशु के ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इससे क्या होगा, अगर आपने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया तो वो जो उसका शरीर है, जो कोशिकाएं हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के आदी हो जाएगी, और जब वो हार्मोन नहीं दिया जाएगा या इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा तो उसकी प्रजनन क्षमता खराब हो जाएगी, उसकी स्वयं की जो भी नस्ल है वो नस्लें खराब होने लगती है। तो यही कारण है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर बैन लगा दिया गया। तो ध्यान रखना, इसको दुग्ध श्रावण हार्मोन कहा जाता है। ये स्तन ग्रंथियों पर काम करेगा और दूध के निष्कासन को प्रेरित करेगा। देखिए नेक्स्ट आपके सामने स्तन ग्रंथियों को शो किया गया है, जिसके अंदर जो ये आपको दिखाई दे रही है कि सबसे पहले स्तन में देखिए जो नीचे वाला पार्ट है फेट वसा जमी रहती है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं त्वचा के स्तर को, तो त्वचा के स्तर में हमने देखा था सबसे ऊपर होता है अधिचर्म, उसके बाद नीचे चर्म और सबसे नीचे वसा का उत्तक जमा होता है, जो क्या करता है ताप रोधी परत बनाता है, जिससे वातावरण का टेम्परेचर और हमारे शरीर का टेम्परेचर दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो मानव का शरीर का तापमान है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यही कारण है कि मानव को क्या बोला जाता है, समतापी प्राणी बोला जाता है। चाहे सर्दियां हो तो भी हमारे शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होगा, चाहे गर्मियां हो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कांस्टेंट रहता है। इसको कौन कांस्टेंट रखता है, ये वसा उत्तक वाली जो परत होती है। फिर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मेमोरी लोब, यानी जो ये लोब संरचनाएं होती है, पुट्टिकाओं के जैसी संरचना होती है, उनके अंदर जो मेमोरी एल्विलियस पाई जाते हैं, कुछ उत्तकों की पुट्टिकाएं पाई जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहे मेमोरी डक्ट यानी स्तन नलिका पाई जाती है, जिसमें से क्या निकलता है, दूध का सिक्रेशन होता है। जो आगे वाला पार्ट है एम्पुला, लेक्टी फाइब्रस डक्ट्स, और सबसे आगे वाला जो स्तन का पार्ट है इसको बोलते हैं निप्पल, जहाँ दूध का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, एरियोला प्रोटेस्ट लाइक मेजर मसल्स बिटवीन रिब्स और रिब्स। तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर बीच में पाई जाएगी ग्लैंड्स होगी, यहाँ पर स्तन ग्रंथियाँ होगी जो क्या करेगी, दुग्ध का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये आपके थी स्तन ग्रंथि जो मादा स्तनधारी के अंदर ज़्यादा सक्रिय रहती है, नर स्तनधारी में सक्रिय नहीं रहती। स्तन ग्रंथियाँ मादा और नर दोनों में पाई जाती है।
इसलिए वो सभी स्तनधारी के अंदर आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं, लेकिन मादा में स्तन ग्रंथियां वो सक्रिय रहती है, नर में सक्रिय नहीं रहती है, अर्थात निष्क्रिय रहती है। फिर नेक्स्ट ग्रंथियां आती है सीरूमिनस ग्रंथियां। सीरूमिनस ग्रंथियां होती है जो हमारी कानों में पाई जाती है। आप देखते हो कि कान के अंदर भी कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है, सीरूमिन बोलते हैं उसको, या कर्ण मोम बोलते हैं। तो वो पदार्थ निकलने वाली जो ग्रंथियां होती है वो हमारे कानों में पाई जाती है। ये बाह्य कर्णनाल की त्वचा में स्थित रहती है, यानी अंदर वाला पार्ट होता है, मध्य वाला होता है, बाह्य होता है। तो ये ग्रंथियां कहाँ होगी? बाह्य कर्णनाल की त्वचा में उपस्थित रहेगी। ये कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथियां होती है, और ये किसके रूपांतरण से बनेगी? श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूपांतरण वाले कई बार क्वेश्चन आते हैं। पहला जो हमने स्तन ग्रंथि में भी पढ़ा कि जो स्तन ग्रंथि है वो किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो स्तन ग्रंथि है वो तेल ग्रंथि का रूपांतरण है या सीबेशियस ग्रंथि का रूपांतरण है। लेकिन जो सीरूमिनस ग्रंथियां है वो किसका रूपांतरण है? सीरूमिनस ग्रंथियां है वो श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। और श्वेत ग्रंथियां क्या होती है? पसीने वाली ग्रंथियां जो हमारे त्वचा में पाई जाती है, चर्म में धसी रहती है और हमारे स्किन पर क्या करती है? पसीने का स्राव करती है, जिसके कारण जो शरीर का तापमान है वो नियत रहता है। तो श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है कौन सी? सीरूमिनस ग्रंथियां। ये सीबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर सीरूमिन नामक कर्ण मोम का निर्माण करती है। तो सीबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलेगी ये सीबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर सीरूमिन नामक कर्ण मोम, कान के अंदर एक पदार्थ लसलसा पदार्थ निकलता है जिसको आप कर्ण मोम या सीरूमिन बोल सकते हो, उसका क्या करेगी? स्राव करेगी। यह सीरूमिन कर्ण पट्टे की सुरक्षा करता है, यानी बाहरी आघातों से या कोई भी अगर लिक्विड पदार्थ अंदर चला गया या कोई सूक्ष्म जीव अंदर चला गया तो ये सीरूमिन क्या करेगा? उसको अपने अंदर फंसा लेगा और जो कान का जो अंदर का पार्ट है वहां तक नहीं पहुंचने देगा, जिससे जो कर्ण पट्टे है वो क्या है? डैमेज नहीं होगा। ठीक है, वरना आप देखते हो कभी कभी सूक्ष्म जीव या कुछ छोटे जीव है वो हमारे कान में घुस जाते हैं। अगर वो डायरेक्ट अंदर चले गए तो हमारे कर्ण पट्टे को, जो कान का पर्दा होता है जिससे सुनाई देता है, उसको क्या कर देंगे? फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, जिससे हमें सुनाई देना बंद हो सकता है। तो ये जो सीरूमिन होता है ये पहले ही पाया जाता है उससे, और जो भी सूक्ष्म जीव या कोई भी चीज़ है वो अपने कान में घुस जाएगी तो सीरूमिन उसको अपने अंदर फंसा लेगा और फिर वापस बाहर निकाल देगा। तो ध्यान रखना, कर्ण पट्टे की सुरक्षा करता है ये सीरूमिन, और सीरूमिनस ग्रंथियों से स्रावित होता है। और सीरूमिनस ग्रंथियां हैं वो किसका रूपांतरण होती है? श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होता है। देखिए आपके सामने डायग्राम लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स यानी यही क्या है? कर्ण मोम, या जिसको हम क्या बोलेंगे? सीरूमिन। अब देखिए जो कान का सबसे अंदर वाला भाग होता है, ये आपको गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोक्लिया। कोक्लिया ये कान का आंतरिक भाग है, ये कान का पर्दा है। तो इस पर्दे से पहले ही आपको दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है, ये क्या है? सीरूमिन है, या इसको हम कर्ण मोम बोल सकते हैं। अगर देखिए कान में बाहर से यहाँ से कोई सूक्ष्म जीव आया तो वो इसके अंदर फंस जाएगा और वापस अपने कान से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम देखते हैं कान से कचरा निकलता है तो वो सीरूमिन के अंदर फंसा हुआ कचरा होता है। सीरूमिन इसको आगे इस पर्दे तक नहीं ले जाने देता है, यहीं से इसको अपने अंदर फंसा लेता है। अगर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव है या जो भी छोटे जीव है या कोई कचरा है तो यह क्या करेगा? इसको अपने अंदर फंसा लेगा और वापस कान से बाहर निकाल देगा, जिससे कर्ण पट्टे की क्या होगी? सुरक्षा होगी। वरना अगर ये नहीं होता तो ये डायरेक्ट सीधा जाता और कर्ण पट्टे को क्या कर देता? डैमेज कर देता। तो ध्यान रखना, ये सीरूमिन है वो कर्ण पट्टे की सुरक्षा करता है। ये डायग्राम है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां। मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, देखिए जो जनन अंग होते हैं, जैसे वृषण, अंडाशय के पास में गुदा वाले, मूत्र जनन वाले पार्ट होते हैं, उनके बीच में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो एक क्या करती है? विशेष गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है।
विशेष गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गंध ग्रंथियां भी बोला जाता है। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ये किस ग्रंथियों का रूपांतरण होगी, सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। तो वक्षण ग्रंथियां किस ग्रंथियों का रूपांतरण होगी, सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होगी। ये ग्रंथियां गुदा तथा मूत्र जनन छिद्र के मूलाधार या वक्षण क्षेत्र में स्थित होती है, एक गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है, जिससे इसको क्या बोला जाता है, गंध ग्रंथियां। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पूछ सकते हैं गंध ग्रंथियां किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां या पेरिनियल ग्लैंड्स को बोला जाता है। और ये किन ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, ये बनती है सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से। फिर है मीबोमियन ग्रंथियां। मीबोमियन जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है हमारी आंख की पलकों के पास, बरौनियों के नीचे पाई जाती है, और एक तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे तेलीय पदार्थ क्या करता है, कॉर्निया को चिकना रखता है। तो ध्यान रखना, मीबोमियन ग्रंथियां होती है वो हमारी आंख में पाई जाती है, पलकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती है, और ये किसका रूपांतरण होती है, ये भी सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। ठीक है, ये रूपांतरण वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, हर ग्रंथि का आपको याद होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि है वो किस ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। तो मीबोमियन ग्रंथि है वो सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। ये पलकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती है और एक तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है, वो क्या करेगा, कॉर्निया को चिकना रखने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये आपकी थी मीबोमियन ग्रंथियां। अगली है जेस ग्रंथियां, ये भी हमारी आंखों में उपस्थित रहती है। ये काम किसका रूपांतरण होती है, सबसे पहला यही पॉइंट, ज्यादातर तो जो ग्रंथियां है ना वो सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। तो जेस ग्रंथियां भी हमारी आंखों में पाई जाती है, यानी पलकों की बरौनियों के पुष्टिकाओं में स्थित होती है, और ये भी एक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है जो बरौनियों को चिकना बनाए रखने में सहायक होगा। ध्यान रखना, जेस ग्रंथियां तो बरौनियों को चिकना बनाए रखेगी, जबकि जो मीबोमियन ग्रंथियां है वो कॉर्निया को चिकना बनाए रखेगी, लेकिन होती दोनों ही ग्रंथियां है वो सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होता है। तो ध्यान रखना, मीबोमियन ग्रंथियां है वो कॉर्निया को चिकना रखेगी, जबकि जो जेस ग्रंथियां हैं वो बरौनियों को चिकना रखेगी, लेकिन दोनों ही किस ग्रंथियों का रूपांतरण है, दोनों ही सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। फिर देखिए त्वचा के कार्य, यानी हमने जो त्वचा के अंदर जो जो संरचनाएं थी वो हमने देख ली थी। सबसे पहले हमने देखा था कि त्वचा किस प्रकार बनी होती है, उसमें कौन कौन से स्तर होते हैं। तो सबसे जो बाहरी स्तर था उसको हमने बोला था अधिचर्म, उसके नीचे वाला जो स्तर था उसको बोला था हमने चर्म। इनमें अलग अलग लेयर्स थी, कुछ लेयर के अलग अलग काम कर रही थी, और इन दोनों लेयर्स के नीचे जो भाग था वो था वसा से जमा हुआ, और वसा उत्तक था। और वसा उत्तक क्या करती है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियत रखती है, यानी जो त्वचा है उसको तापरोधी बनाने का काम करेगी। तापरोधी बनना मतलब जो वातावरण का टेम्परेचर है, जो शरीर का टेम्परेचर, वो आपस में एक दूसरे के कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण जो शरीर का तापमान है वो हमेशा कांस्टेंट नियत रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसलिए मानव को बोला जाता है समतापी प्राणी। फिर हमने जो त्वचा की लेयर्स थी वो पढ़ ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि त्वचा के अंदर और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। एक तो उसकी खुद की त्वचा के भाग होंगे, चर्म और अधिचर्म, लेकिन और उसके अलावा त्वचा के कौन कौन से भाग होते हैं, तो हमने देखा था त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। तो हमने बालों के बारे में पूरी स्टडी की कि बाल का कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है, किस भाग का क्या नाम है। जो त्वचा से बाहर निकला हुआ होगा वो रोम कांड होगा, जबकि नीचे वाला भाग होगा वो रोम की जड़ होगी, रोम पेपिला होंगे, रोम पुट्टिका होगी, और रोम की जड़ में रक्त वाहिनियां जा रही थी जो पोषक पदार्थों को रक्त जो रोम है उस तक पहुंचा रही थी, जिसके कारण रोम को पोषण प्राप्त होता था। ठीक है, ये वाला पार्ट था हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखी थी त्वचा में कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती है जो अलग अलग पदार्थों का स्राव करती है। सबसे महत्वपूर्ण त्वचा की ग्रंथि होती है पसीना ग्रंथियां, पर स्वेट ग्लैंड। वो क्या करती है, एक पानी जैसे पदार्थ का निर्माण करती है, और वो पाई तो चर्म वाले भाग में जाती है, लेकिन वो अधिचर्म से ऊपर जाकर छिद्र होते हैं जो त्वचा में, उनसे बाहर खुलेगी और क्या करती है, वो जो त्वचा पसीने का स्राव करती है। तो पसीना अगर त्वचा पर आएगा तो फिर त्वचा ठंडी रहेगी, यानी वो तापमान को कम करने का काम करती है।
गर्मियों के मौसम में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वो पसीना भी उतना ही ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि वो शरीर के तापमान को कम बना के रखता है। अगर सर्दियों में आपको पता होगा कि पसीना नहीं आता, पसीना गर्मियों में आता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो कई बार के टेम्परेचर बढ़ने से शरीर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए जो ज़्यादा पसीना आता है और वो शरीर की सतह को ठंडा रखने का काम करता है। तो ये हमने भाग पढ़े थे कुछ अलग अलग ग्रंथियों के, जिसमें हमने जो पसीना ग्रंथियाँ पढ़ी, तेलीय ग्रंथियाँ पढ़ी, स्तन ग्रंथियाँ पढ़ी, कान में पाई जाने वाली वो सीबम वाली ग्रंथियाँ हमने पढ़ी, गुदा वाले भाग में पाई जाने वाली प्रति जो गंध ग्रंथियाँ भी उनको बोला जाता है, ठीक है, आँख की जो ग्रंथियाँ वो पढ़ी। अब हम देखते हैं, हमने त्वचा के पूरे भाग का वर्णन कर लिया कि त्वचा का कौन सा भाग किस प्रकार पाया जाता है, किस स्थान पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्किन है ना, इसका क्या रोल है, काम क्या है हमारे शरीर में, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है ये स्किन। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि हमारे चारों तरफ के आवरण को बनाती है, जिससे पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। यानी त्वचा है वो पूरे शरीर के आवरण को बनाने का काम करती है, इसलिए इस टॉपिक का भी नाम दे दिया था अध्यावरणी तंत्र। यानी हमारी शरीर को पूरी चारों ओर से घेरने वाला जो तंत्र है, जो अंगों का समूह है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अध्यावरणी तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे त्वचा के कार्य। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपने सामने लिखा हुआ है त्वचा के पॉइंट में कि ये त्वचा है जो शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। त्वचा शरीर की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। अब सुरक्षा कैसे करेगी, तो त्वचा है वो शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, जो आंतरिक जो हमारे अंग होते हैं ना, उन पर चोट नहीं लग पाती है, रगड़ नहीं लग पाती है, धक्के नहीं लग पाते। यानी सोचो, अगर हमारे शरीर पर त्वचा नहीं होती तो क्या होता, बाकी अंदर के जो ऑर्गन है वो बिल्कुल खुले हो जाते, और खुले होते तो बाहर से चोट भी लग सकती थी, रगड़ भी हो सकती थी, धक्का भी लग सकता था, तो उससे उस वो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता था, नष्ट हो सकता था, वो काम करने में उसके विकृति आ जाती। लेकिन त्वचा ने उस पूरे हमारे शरीर के ऑर्गन्स को कवर कर लिया, पूरे एरिया को कवर कर लिया, जिससे हमारे जो शरीर की है, त्वचा की है, वो क्या होगी, सुरक्षा होगी। ठीक है, तो ये त्वचा का सबसे पहला कार्य है कि शरीर की सुरक्षा करना। उसके अलावा ये क्या करती है, अगर हमारे शरीर पर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव आगे, जैसे जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया वो आगे, तो ये क्या करेगी, उनके प्रवेश को रोकती है। यानी त्वचा है वो बैक्टीरिया को डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं जाने देती है। अगर त्वचा नहीं होती तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में डायरेक्ट चले जाते और ऑर्गन्स को है वो नुकसान पहुंचाते, अंगों को रक्त के अंदर मिल जाते, तो पूरे शरीर में रोग फैला देते। तो त्वचा क्या करती है, उन हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करती है। अब त्वचा कैसे करेगी, पहला काम तो वो ये करेगी कि त्वचा डायरेक्ट उसको अंदर घुसने नहीं देगी। और दूसरा, हमारा जो पसीना होता है, पसीने के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। पसीने में एक एंजाइम होता है, उसको कहा जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये एंजाइम क्या काम करेगा, वापस मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लाइसोजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इसके अंदर इसकी प्रवृत्ति होती है प्रतिरक्षी की, एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है इसकी, एंटीबायोटिक। जिससे क्या होगा, जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव हमारी स्किन पर बैठेगा तो ये लाइसोजाइम एंजाइम है उसको तुरंत नष्ट कर देगा। तो त्वचा में ही थी त्वचा ग्रंथियां, जिसमें ये है पसीने वाली ग्रंथियां जो पसीने को निकालेगी। और पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, यानी जिसकी एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। तो ये आपके लाइसोजाइम वाला एंजाइम था, यानी ये किससे स्रावित होगा, पसीने से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है, त्वचा जल अवरोधी का कार्य करती है, तीव्र प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। यानी आपको जैसे मैंने पहले भी बता दिया था
कि जो त्वचा है उसकी चर्म वाली परत है, अधिचर्म वाली परत है, वो क्या करेगी, जल को अंदर नहीं जाने देगी, जिससे हमारा शरीर है वो जल अवरोधी बन जाता है। यानी अगर ऐसा होता, जल अवरोध का काम नहीं होता, तो क्या होता है कि जैसे ही आप कहीं स्विमिंग पूल में कहीं आप स्नान कर रहे हो तो बाहर पानी पानी, तो वो अपने शरीर के अंदर घुस जाता और आप फूल कर बड़े हो जाते। तो ऐसा नहीं होता है हमारे शरीर में, चाहे बाहर कितनी ही देर आप पानी में रहो, वो पानी आपके शरीर में नहीं घुस सकता, क्योंकि जो त्वचा है वो क्या करेगी, जल अवरोधी का कार्य करती है। और अगर तीव्र प्रकाश में जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, उनको भी ये जो त्वचा की कोशिका वो अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि आपको पता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती है वो हमारी कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है। तो ये अपने शरीर में घुसकर बहुत ज़्यादा रोग फैला सकती है, त्वचा का कैंसर भी ये उत्पन्न करती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें। तो इनसे कुछ मात्रा में रक्त जो रक्षा करने का काम है वो भी कौन करती है, त्वचा करती है। फिर नेक्स्ट देखिए, शरीर के तापमान का नियंत्रण। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो त्वचा की लेयर्स होती है वो क्या करती है, अपना जो शरीर का टेम्परेचर है उसको बाहर से कनेक्ट नहीं होने देती है, दोनों टेम्परेचर को अलग अलग रखती है, जिससे मानव हमेशा कैसा रहता है, समतापी। समतापी यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 98.6 फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारे शरीर में कांस्टेंट रहता है, इसलिए मानव शरीर को क्या बोला गया, मानव शरीर को बोला गया है समतापी प्राणी, यानी समान ताप रखने वाला प्राणी। अतः वातावरण के ठंडे व गर्म होने पर भी शरीर का तापमान है वो निश्चित रहता है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। त्वचा के नीचे उपस्थित वसीय स्तर ताप निरोधी स्तर बनाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो चर्म के नीचे स्तर होता है वो वसा की लेयर होती है और वो क्या करती है, तापरोधी परत बनाती है, जिसके कारण वातावरण का टेम्परेचर और शरीर का टेम्परेचर है वो दोनों अलग अलग रहते हैं। श्वेत ग्रंथियां भी क्या करती है, शीतलन प्रणाली बनाती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड है वो किसका स्राव करेगी, पसीने का। और पसीना अगर हमारी त्वचा पर रहेगा तो त्वचा को ठंडा रखेगा, ठंडा रखना ही क्या कहलाता है, शीतलन प्रणाली। ठीक है, तो पसीने के द्वारा भी जो शरीर का तापमान है वो कंट्रोल किया जाता है, और पसीना स्वेट ग्लैंड से निकलता है जो त्वचा की ग्रंथि है, इसलिए ये काम किसका होगा, त्वचा का। फिर नेक्स्ट है, शरीर का तापमान बढ़ने पर श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है और पसीने का स्राव करने लगती है, जो त्वचा की सतह पर भाप बनकर उड़ता है और शरीर को ठंडा रखता है। तो ये हो गया पसीने का कार्य। गर्मियों के मौसम में श्वेत ग्रंथियां है वो ज़्यादा मात्रा में पसीना निकालेगी, जिसके कारण जो पसीना है वो शरीर की सतह पर रहेगा और शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। फिर शरीर की आकृति, तो त्वचा है वो शरीर की आकृति बनाए रखने में भी क्या होती है, सहायक होती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले कि सोचो अगर हमारे ऑर्गन्स पर त्वचा नहीं होती तो क्या होता, सारे ऑर्गन्स खुले पड़े रहते, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर शेप नहीं बन पाती, तो वो बनाने में भी कौन सहायक है, त्वचा। फिर है खाद्य संग्रह। त्वचा के वसीय ऊतक में क्या होता है, वसा का संचय किया जाता है, जो खाद्य भंडार का काम करता है। पहले मैं बताया पिछली क्लास में, कल मैंने आपको कि जो हम भोजन है उसका पाचन हो गया, एक्स्ट्रा जो फैट बच जाती है वो हमारी त्वचा के नीचे जमने लगती है, और वो इस प्रकार खाद्य भंडार का क्या होता है, संग्रह होता है। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी शरीर को वापस एनर्जी की, तो उस फैट को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। आप देखते हो ना कि कुछ लोग मोटे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं, ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं। अब परिश्रम नहीं करेंगे तो जो भी वो भोजन करेंगे उससे प्राप्त ऊर्जा है, जो भी वसा है, उसका काम में नहीं लिया जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा, तो वो फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है वो हमारे त्वचा के नीचे फैट के रूप में जमती रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि मोटापा हो जाता है तो फिर उसको वॉकिंग करनी चाहिए या कुछ हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, जिससे क्या वो फैट घुलेगी, हटेगी, तो मोटापा क्या है, कम होगा। अगर आप कंटिन्यू खाते रहते हो और बैठे रहते हो, रेस्ट करते हो, तो आपको पता है मोटापा बढ़ जाता है। वैसे लॉकडाउन में आपका बढ़ ही गया होगा स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इस मोटापे को नहीं बढ़ाना है, हार्ड वर्किंग करते रहना है, थोड़ा घूमना फिरना भी है, जिससे क्या होगा, जो वसीय ऊतक है वो हमारी त्वचा के नीचे नहीं जमेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्य देखते हैं, उपयोगी पदार्थों का स्राव। त्वचा क्या क्या उपयोगी पदार्थों का निर्माण करती है या स्राव करती है। तो त्वचा में जो ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे हम पढ़ चुके हैं, एक तो तेलीय पदार्थों का निर्माण करती है, जिससे क्या होगा, जो ये
तेली ग्रंथियां हैं, ये बालों में तेल को प्रदान करेगी, बाल चिकने रहेंगे। उसके अलावा त्वचा में भी ये उपस्थित रहेंगे और ये क्या करेंगी, त्वचा को चिकना रखेगी। कर्ण मोम होता है जो कर्ण में हानिकारक पदार्थों को नहीं जाने देता, वो भी त्वचा ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। दूध का निर्माण किया जाता है जो शिशु के पोषण के लिए आवश्यक होता है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। जैसे ही हमारी स्किन पर, त्वचा पर सूर्य की प्रकाश की किरणें गिरेगी, यानी ये हमारी त्वचा है, ये हमारी त्वचा है। त्वचा पर जैसे ही सूर्य की किरणें गिरेगी तो हमारी जो त्वचा की कोशिका है ना, एक विटामिन का निर्माण करेगी और उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? त्वचा में बनता है विटामिन डी। कब बनेगा? जब त्वचा पर सूर्य के प्रकाश गिरेगा। तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो किसका निर्माण करेगी? वो करेगी विटामिन डी का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं उत्सर्जन। जो त्वचा है वो उत्सर्जन का काम करेगी। त्वचा के द्वारा पसीने में कुछ, जो पसीना मुख्य रूप से उत्सर्जित किया जाता है, और पसीने में क्या क्या पार्ट होंगे? पसीने में कुछ लवण होंगे, यूरिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ है, ज़्यादा काम की नहीं है। लवण एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिए जाएंगे। यूरिया है वो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। मुख्य रूप से ये किडनी के द्वारा मूत्र के रूप में निकाला जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये पसीने के साथ भी निकाला जाता है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी क्या करती है? अपशिष्ट गैस है जो शरीर से बाहर निकलने का काम करती है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है श्वसन प्रक्रिया के साथ। और नेक्स्ट है गमन। त्वचा लचीली होने के कारण ही क्या होती है? गमन में सहायता। अगर ये त्वचा सोचिए बिल्कुल कठोर दृढ़ होती है तो हमारे हाथ पैर हिल ही नहीं पाते, लेकिन ये लचीली होती है, इसी के कारण हम गमन कर पाते हैं। फिर है कंकाल का निर्माण। त्वचा की जो संयोजी वो कोशिकाएं होती है वो एक अस्थियों का निर्माण करती है। कलाजात वो मेम्ब्रेन्स बोलते हैं इनको। तो हड्डियों वाला तंत्र क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। तो हमारे कंकाल का कुछ निर्माण करने में भी किसका सहयोग है? त्वचा का। फिर है अवशोषण। अवशोषण यानी त्वचा तेल के लिए क्या होती है? पारगमी होती है। अर्थात इसका मतलब है कि जो तेलीय पदार्थ होंगे त्वचा में अंदर चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि मालिश करने पर त्वचा क्या करेगी? तेल का अवशोषण करेगी। और वो अवशोषण करने से जो हमारे ऊतकों को है वो बिल्कुल लाभ पहुंच जाता है। हम कहीं भी चोट लगी हुई होती है या कहीं दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? तेल से मालिश करते हैं। तेल से मालिश करेंगे तो त्वचा उस तेल का अंदर अब्जॉर्प्शन कर लेगी, अवशोषण कर लेगी, जिससे ऊतकों को क्या है? लाभ पहुंचता है। फिर आता है नाम पुनरुद्भवन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछली आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ते होंगे कि कोशिका विभाजन होता है, यानी पुरानी कोशिकाओं को हटाकर उनकी जगह नई कोशिकाओं को बनाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। अब हमारी कई जो त्वचा की कोशिकाएं वो पुरानी हो गई, नष्ट हो गई, तो उनको हटाकर नई कोशिका उनकी जगह प्रतिस्थापित की जाती है। या हमारे कहीं चोट या घाव लग गया तो उनकी जगह नई कोशिकाएं बन जाएगी, घाव भर जाएगा। तो ये सब किसका गुण है? त्वचा के कारण ही होता है। जैसे देखिए लिखा है, चोट लग जाने पर त्वचा की अधिचर्म में पुनरुद्भवन द्वारा घाव को भरने की क्षमता होती है। तो ध्यान रखना, पुनरुद्भवन क्षमता त्वचा के अधिचर्म वाले पार्ट में होती है। एक लास्ट पॉइंट देखिए, शरीर में त्वचा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसे शरीर का हरपन मोला अंग कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हरपन मोला अंग किससे कहा जाता है? त्वचा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर में त्वचा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो अभी हमने ये 10 कार्य पढ़े वो सब इम्पोर्टेंट वर्क है। इनके बिना जीवन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब कार्य नहीं होंगे तो हमारी जो कार्य विधि है वो भी नहीं चल पाएगी। तो त्वचा इन कार्य में बहुत अच्छी तरह रोल निभाती है, इसलिए इस त्वचा को बोला जाता है हरपन मोला अंग। तो यहाँ तक आज हमने पूरी त्वचा वाला स्टूडेंट्स जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने त्वचा के स्तर को पढ़ लिया था पिछली क्लासों में। त्वचा में जो ग्रंथियां हैं उनको आज कंप्लीट कर लिया, और त्वचा के जो कार्य थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये आपके त्वचा यानी अध्यावरणीय तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच।